हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं फिजिक्स की पहली क्लास फिजिकल वर्ल्ड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर आपका। और क्योंकि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स तो हमारे चारों ओर है और बहुत ही मज़ेदार है। और कितना मज़ेदार है वो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि भाई साइंस किसे कहते हैं या साइंस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। और जब बाहर निकल के चीज़ों को देखते हैं तो देखा हमने कि दुनिया में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और चल रही हैं। क्या है? रखी हुई हैं, चल रही हैं। जैसे पानी का बहना, पेड़ों का खड़ा रहना या घर का होना। तो क्या होता है कि मैंने कहा ना कि रोज़मर्रा, क्योंकि हमें चीज़ें देखनी है, क्योंकि हम कुछ पता लगाने गए हैं या हमें पता ही नहीं साइंस क्या होता है। तो हमने क्या किया कि भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं भाई? सबसे पहला काम होता है घर में पानी भरने का काम। और आपको याद है कि भाई हज़ारों साल पहले पानी लोग कैसे भरते थे? तो पानी भरने के लिए क्या होता था, जाते थे नदी के किनारे, तालाब के पास, ये लिया और आराम से यहाँ से पानी लिया और भर के चले गए। पॉन्ड से उठाया और भर के चले गए। ऐसा रोज करते थे, ठीक है ना। और हुआ क्या, एक दिन अचानक से, एक दिन जब पानी भर रहे थे ये लोग, अचानक से इनका पैर गया फिसल। अब ये पैर फिसल गया तो इससे क्या हुआ कि भाई जो है पानी घर, मतलब पानी बह के मेरे घर तक आने लगा। मेरा घर जो है इस तालाब के नीचे है, यहीं पे कहीं पे, ये जो है यहाँ पे मेरा घर है। अब क्या होता है, जब इस घर में मैं गया तो मुझे अब क्या हो गया कि भाई अब मुझे पानी भरने के लिए रोज सुबह जाना नहीं पड़ता। अब ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई, दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया और ये बात सब जगह फैल गई। यार फला क्या, पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप घर में आ जाता है। अच्छा कैसे यार, पानी अपने घर में आ जाता है कैसे? हम तो रोज सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, बाल्टी से ढो के ले आते हैं। ये सारी बात फैल गई। तो जितने लोग इसके आसपास के थे सबने यही काम किया और सबके घर पानी आने लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। फिर ये और दूसरे गांव तक पहुंची और कहां तक पहुंचा, लोगों ने भी यही किया और तोड़ा कोने से तालाब को। फिर क्या देखते हैं कि उनके यहाँ पानी नहीं आया। भाई उनके यहाँ पानी नहीं आया, मतलब क्या है इसका? मतलब बोला तू दोस्त, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। भाई मेरे घर तो आता है कि देख लो ना, झूठ मैं क्यों बोलूंगा भाई। फिर मैं अपने दोस्त को बुलाया, देखा हाँ यार तेरे घर तो पानी आ रहा है, फिर मेरे घर क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर मैंने दोस्तों को लेके बाहर निकला, घुमा और पता करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे घर पानी आता है, मेरे दोस्त के घर क्यों नहीं आता? पानी क्या पार्शियलिटी करेगा क्या? भाई पानी कैसे पार्शियलिटी कर सकता है? तो हमने पता लगाया और ये जानने की कोशिश की। तो देखा कि भाई बारिश का पानी हो, मग का पानी हो या कुछ भी पानी हो, दुनिया में पानी क्या होता है? ऊपर से नीचे गिरता है। ये हमको समझ में आ गया। और ये चीज पानी नीचे क्यों गिरता है इसको बताया गया हमको, कि उसके नियम बताए गए। उसका नियम जो हमारे न्यूटन साहब उन्होंने बताया कि भाई जो दुनिया में कोई भी चीज़ नीचे क्यों गिरती है और पानी नीचे। तो क्वेश्चन उठता है कि पानी कब तक नीचे गिरेगा? तो आंसर यह है कि पानी तब तक नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ के सेंटर की ओर कोई भी चीज़ आकर्षित होती है, अर्थ के सेंटर की ओर उस चीज़ को आना होता है। तो पानी कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा इकट्ठा? तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई पानी जो है गिरते 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 एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उस जगह को हम लोग बोलेंगे समुद्र, क्योंकि अर्थ का सेंटर अर्थ के सरफेस से नीचे होता है। तो वहां पे सारा पानी जाके इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओशन या महासागर या जो भी बोलते हैं, यही बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, हमारे दिमाग में एक नॉलेज डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गया? याद रखिएगा, नॉलेज, कि दुनिया में कहीं पे भी पानी होगा वो क्या होगा? ऊपर से नीचे गिरेगा। हमने इसको लिखा, पढ़ा और एक जगह संभाल के रख दिया। अब संभाल के क्यों रखते हो भैया? मुझे पता है ना कि आपको पता है। अरे आप ही को पता होगा। अरे घर में कुछ संभाल के रखते हो, बाद में यूटिलाइज करेंगे या दोस्तों को दिखाएंगे, जो भी चीज़ें अब बाकी लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए ये चीज़ होती हैं। अब एक चीज़ तो हुआ, दूसरी बात क्या हो गई? पेट्रोल जलाओगे गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। पेट्रोल जलाओगे तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं जलाओगे यानी पेट्रोल गाड़ी में नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी क्या? आप बोलोगे सर नहीं चलेगी।
नहीं नहीं नहीं, गाड़ी तो चलेगी, धक्का मारने चलेगी ना भैया, धक्का मारोगे तो गाड़ी चलेगी। तो हमने एक चीज देखा कि अगर मैं धक्का लगाता हूं तो क्या हो जाता हूं, मैं थक जाता हूं। तो एक चीज मेरे दिमाग में नॉलेज आ गई कि एनर्जी तो मेरी खर्च होगी ही होगी। अगर मुझे वर्क डन करना है, यानी अगर मुझे कोई भी काम करना है, अगर गाड़ी को चलाना है, उसको मैं चाहे पेट्रोल से चलाऊं, डीजल से चलाऊं, खुद धक्का दे के चलाऊं, सनरेज से चलाऊं, आजकल है सोलर पैनल से, या बैटरी से चलाऊं, एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। बिना एनर्जी खर्च किए आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये नॉलेज हमारे दिमाग में डेवलप हो गई और ऐसे सारे नॉलेज हम लेते चले गए। इलेक्ट्रिसिटी को देखा, बादल में चमकता है, उस बादल वाले इलेक्ट्रिसिटी को हमने पूरा टॉपिक बनाया, चैप्टर बनाया, उसकी पूरी बुक बनाई। और ऐसे कर करके हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसको, नॉलेज को। कि भाई मैकेनिक्स का यानी मोशन वाली चीजें एक तरफ, हीट वाली चीजें एक तरफ, लाइट वाली चीजें एक तरफ, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें एक तरफ। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैसे किसी लाइब्रेरी में जाइए। भाई आप साइंस साइड के हैं, आपकी बुक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आर्ट साइड के हैं, आपकी बुक अलग है, आपकी इधर है। या ये कह रही सिंपल भाषा में आम तौर पे जैसे आप अपने घर में चीजों को अलमारी में अलग अलग करते हैं। ये मेरी रोज की किताबें हैं, ट्यूशन की बुक्स हैं, या मेरा स्कूल बैग है, ये सब साइड साइड अपना सेटअप किए रहते हैं। तो इस तरह से चीजें हम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब बात आती है कि भाई साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो सर आपने बता दिया ये बात। अब बात ये आती है, और आपको शायद डेफिनेशन ही पता चल गया कि साइंस क्या होता है। तो साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। नॉलेज क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो साइंस नहीं है। यानी कि ये मैं आपसे कह सकता हूं कि साइंस में ऐसा नहीं होता है कि आपके मन में कुछ भी आया आपने कुछ भी कर दिया, वो साइंस है। देखिए साइंस में कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे या पता करना पड़ेगा किसी भी घटना के लिए, क्योंकि घटनाएं तो हमेशा घटित होती रहती है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कितना होता है, इन सब क्वेश्चंस का अगर आप आंसर ढूंढते हैं, अगर आपको इसके रीजंस मिलते हैं, आप इसके रीजन दे पाते हैं, तो ये साइंस है, अदरवाइज ये नहीं है। वैसे मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग रीजन किए हैं, या साइंस की आत्मा इसको कहते हैं, वो रीजनिंग है, वही साइंस है। ठीक है, जिन दो लोगों ने सबसे ज़्यादा रीजंस दिए वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। अब बात आती है कि समझना यह है कि मैं आपको काफ़ी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया नॉलेज, और मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी तक जिन बच्चों से मैंने ये पूछा कि भैया बता दो ना नॉलेज क्या होवत है, भैया नॉलेज क्या चीज़ है, तो आप भी यही कहेंगे सर जब हम पढ़ लें पूरी की पूरी किताब, और पूरी किताब पढ़ के कोई भी हमसे कुछ ही पूछे हम जवाब दे दे तो नॉलेज होता है। अच्छा, तो कंप्यूटर के पास खूब सारा नॉलेज होना चाहिए, इनपुट तो आउटपुट आने लगता है। देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूं। उम्मीद है आप लोग दंगल मूवी देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो आज जाके देख लीजिएगा। अगर दंगल मूवी देख करके सारे के सारे कॉकरोच मर गए, कहोगे सर इसमें क्या साइंस है? अरे साइंस नहीं है भैया, क्योंकि दंगल मूवी क्या था, हिट, और कॉकरोच पे हिट डालोगे तो क्या होगा, कॉकरोच मर जाएंगे। और अभी जो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, यही नॉलेज है, यही नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज का मतलब होता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता। जब आप किसी भी चीज को पढ़ के खुश हो जाते हैं तब आपको नॉलेज मिलता है। जैसे किसी मूवी को देख के, किसी बुक को पढ़ के, किसी, तब आप नॉलेजफुल हो जाते हैं। नॉलेज का मतलब होता है फिर मतलब हैप्पीनेस, किसी भी चीज को पढ़ के खुश। जिसके पास जितना अधिक नॉलेज होता है वो उतना अधिक खुश होता है, जिसके पास नॉलेज नहीं दुखी होता है। तो आप समझ गए? बिल्कुल ये मत समझिए कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, रटना और सुना देना। नहीं नहीं नहीं, ये सब नॉलेज वाले चक्कर नहीं है। नॉलेज का जब कोई जानते रहते हैं, कैसे, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए सुबह स्कूल के लेट हो रहा है, मम्मी साइकिल की चाबी कहाँ, साइकिल की चाबी कहाँ है, आप चिल्ला रहे हैं, और वहीं पे आपकी मम्मी देख के मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है साइकिल की चाबी कहाँ है, और आप वहीं पागल तो चिल्ला रहे हैं।
क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि नॉलेज है ही नहीं कि चाबी मेरे बगल में रखी हुई है, जैसे टेबल से उठाना और लेके चल देना साइकिल स्कूल से। तो ये आपके साथ रोज होता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं कि आपके पास कोई भी सामान रखा हो और आप ना कर कि भैया क्वेश्चन मिल जाता है, सुबह स्कूल होते ही मोजा कहाँ है, ये कहाँ है, ठीक है ना। आप ही अगर कोई सामान को चिल्ला रहा है, आप देखते रहो, आप मुस्कुराते रहो, क्यों? जो मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हो, वो उसका रीजन ही कि आपको चीज पता है। और जब कोई चीज आपको पता रहती है तो ना चाहते हुए भी चेहरे पे स्माइल रहती है। दिस इज नॉलेज, ये है आपका ज्ञान जो आपको क्या करता है, प्रसन्न रखता, खुश रखता है। अब एक बात आती है, नाग पंचमी का टाइम था। किसका था? नाग पंचमी का टाइम था। अरे सर जी, कहाँ नाग पंचमी पहुंचाए रहे, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है। अरे सुनिए तो सही, नाग पंचमी के टाइम था, नाग देवता साहब ऐसे थे और मैंने वहां पे ऐसे दूध रखा, वो पी गए तो क्या हो गया, पूरी लाइन लगी मंदिर के बाहर। अगर आप उसका कारण बता दें तब तो साइंस हो सकता है कि मैंने बोला था ना, क्या होता है, क्यों होता है, कितना होता है, कैसे होता है। पहले 1 चम्मच तो दूध पी गए क्योंकि दूध कम हो गया चम्मच में, लेकिन अगर कारण नहीं पता तो 800 या हो सकता है। तो अभी आप पढ़ोगे, क्लास 11th में ही पढ़ोगे कैपिलरीज का नियम, कि भैया जो सांप बना था वो मार्बल्स से बनाया गया था, और सांप के जो वो था, अब मार्बल्स के अंदर पतले पतले रेशे होते हैं जिससे पानी खिंच जाता है, यानी लिक्विड कोई भी फ्लूइड आगे चढ़ जाता है, और थोड़ा ही चढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, लेकिन उतना भाई जादू हो गया। तो अब जो है मैंने उसका कारण बता दिया। क्या कारण बता दिया? कि उतना ही मात्रा में दूध पिएगा, कब होगा, क्योंकि कैपिलरी का है, तो सारी कैसे होगा, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अब ये 8 न बन के क्या बन गया, साइंस बन गया। बात में समझ में आ रही है। और वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग घर में चिमनी जलाए होंगे, दिया जलाए होंगे। दिवाली में दिया जलाते, रुई से जो तेल सोखकर आगे जाके दिया जलता है, फ्यूल उसके माध्यम से जाता है, वो भी कैपिलरी का नियम है। नहाने के लिए गए, गलती से तौलिया का एक सिरा आपका पानी में चला गया। अब पानी में जाने की वजह से आप क्या देखते हो कि पानी हल्का हल्का ऊपर क्या होने लगा, चढ़ने लगा। अब पानी चढ़ गया थोड़ा सा ऊपर, अब पानी चढ़ गया तो आप क्या कहोगे, अरे यार ये तो एंटी ग्रेविटी आया, मैं फाउंड न्यूटन के बाद तो मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। देखो पानी नीचे गिरता, दुनिया मर चाहिए, पानी तो ऊपर जा रहा है। नहीं 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 नहीं, आपने नियम नहीं पढ़ा। नियम क्या नहीं पढ़ा, अभी कैपिलरी कहाँ पढ़ा है? ऐसे ही साइंटिस्ट बन जाओगे क्या तुरंत तुरंत? अब बन सकते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं बन सकते, बढ़ोगे भाई आप लोग, बड़े आदमी बड़े बड़ा बन सकते हो, साइंटिस्ट क्या, आइंस्टाइन के भी आप आगे निकल सकते हो। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ये देखोगे तो आप ये पाओगे कि पानी क्या ऊपर चढ़ रहा है, यानी कैपिलरी का रूल है। ठीक है, तो आप ये कैपिलरी का समझ सकते हैं और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप नहीं समझ पाओ। और आज के बच्चे तो आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप में तो कोई कमियां है ही नहीं है। कमी तो मुझ में, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए इधर, अभी मत सोचो कि जिसका अंदर कमी भी पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। फिजिक्स ईजी है, और जो मैंने बोला वो एक चीज बात, इसको आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। मैंने यही बोला ना कि आप क्या करते हैं साइंस को समझने के लिए, साइंस होता क्या, जानने की इच्छा, मतलब जानना। तो घर से बाहर निकलोगे तो ही ना जानोगे कि घर में अभी पड़े रहोगे लॉकडाउन में, छिपकली कल इधर थी आज आँख उधर है, ये सब थोड़ी है। हाँ हो सकता है भैया, बॉटनी ले लो, कुछ ले लो, बट साइंस का है नेचर, नेचर में क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसी भाषा को मैंने लिख भी रखा, इट इज ह्यूमन नेचर टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड हैपनिंग अराउंड। अपने आसपास होने वाली घटना, दुर्घटना, हर चीज। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, वह कौन 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 बचाने नहीं जाओगे पर देखने पहुंच जाओगे। तो वो आदत है भैया, हम क्या कह सकते हो, घर में सबकी आदत है, हमारी भी आदत है। ठीक है, चल अभी नहीं है, अभी पढ़ाई करना है, फिर देखने पहुंचना है। इन द नेचर एंड देन रिलेट देम, और फिर हम जोड़ते हैं। हम क्या जोड़ते हैं कि भाई वहां बैठे बैठे ये हवा कितनी सुंदर, मतलब बढ़िया चली, फिर हवा सुंदर दिखती है, का शादी कर लो उससे फिर। अरे मतलब अच्छा महसूस होती है भैया, हवे में ठंडी ठंडी एकदम, 4-5 बजे बैठे एकदम मस्त हवा चलती है। अरे हवा में खो मत जाओ, साइंस की पढ़ना है, खोजना है। तो आप नदी किनारे देखते हो कि पानी बह रहा है, रोज आप जाते हो देखते हो कि भाई पानी बह रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि भाई कभी भी इधर सुधर नहीं जाता। ठीक है, दिस नॉलेज इज ऑर्गेनाइज सो डैट इट बिकम वेल कनेक्टेड एंड लॉजिकल। अब मैंने जैसे पानी वाला बताया कि पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, एनर्जी वाला बताया, तो ऐसे सारे चीजें जो आप सीखते हैं
उसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, कनेक्ट करते हो कि भाई देखो जैसे क्या है कि पानी में बर्फ डाला, पानी ठंडा क्यों हो गया। अब कहोगे ये सर कौन सी बात है, आप उल्टा सीधा पूछने लगते, पानी में बर्फ डालेंगे तो पानी ठंडा ही ना होगा, गर्म थोड़ा हो जाएगा। अरे हम लोगों को पता है हो जाएगा ठंडा, पर काहे ठंडा हो जाएगा भैया? आप हाथ में बर्फ लेते हो, आप ठंडे पड़ जाते हो? नहीं नहीं सर, बर्फ थोड़ा है, बर्फ की स्लिप लेटी दिखाते ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं आप। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि पानी में बर्फ डाल देने से जो है पानी ठंडा क्यों? तो भैया आप सीधा आंसर दे दो ना। सीधा आंसर ये है कि भैया पानी के अंदर जो बर्फ डालते हो, जो बर्फ पिघल गया, तो हमें पूछेंगे कि भैया बर्फ जो पिघल गया उसको पिघलाने के लिए किसने आग जलाया, किसने हीट एनर्जी दी? तो आंसर है पानी से अगर हीट एनर्जी निकाल लेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा। तो हमने ये लॉजिक मतलब बता दिया, इसका रीजन बता, दिस इज साइंस। ये कोई वो आर्ट समझिए कि जो है आर्ट हो गया, ठीक है। अभी आर्ट के बारे में मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा आर्ट के बारे में क्या होता है। तो आपने उसका लॉजिक दे दिया ना कि भैया पानी को जो आपने ठंडा किया है, पानी में बर्फ डाला है, जो पानी ठंडा हुआ उसका रीजन क्या है कि उसने जो है हीट एनर्जी कहाँ से उठाई है, पानी में से उठा लिया है और खुद अपने आप को मेल्ट कर लिया है। अब उसमें तो एनर्जी तो मैंने दी नहीं थी पानी को, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें तो आप खुद ही समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी। देन इट इज नोन एज साइंस। और इन्हीं चीजों को आप क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, ठीक है। इट इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। अब ये नहीं कि पानी हाथ में लेकर अपना डेफिनेशन बनाने लगे। इट इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ए नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति की होने वाली घटनाएं, एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई, कंट्रोल एंड फेनोमेना। हाँ, अभी इस पे मैं आऊँगा कि भाई प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना है, कंट्रोल फेनोमेना, इस पे भी हम बात करेंगे। इस पे भी हम आएंगे साइंटिफिक मेथड पे, तब आपको बताएंगे कि भाई उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको मैं बताते पानी का एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आपने पानी में बर्फ को मिलाया, पानी ठंडा हो गया, पर ज़्यादा बर्फ मिलाओगे तो पानी भी बर्फ बन जाएगा। तो हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं ना कि पानी में बर्फ मिलाने से वो पानी बना रहेगा कि बर्फ में चेंज हो जाएगा, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। क्यों, आप पानी बर्फ को थोड़ा होल करो, उसमें पानी भर दो, बर्फ बन जाएगा ना। भाई कुल्फी वाला तो यही करता है, मैं तो यही देखा हूँ। हाँ सर, आपने कुल्फी की याद दिला दे, मैं जा रहा हूँ खाने। अरे भैया रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, पढ़ ले थोड़ा सा। अरे पढ़ना चाहिए सर, मैं पॉज करके खा के चलाऊंगा ना, कौन सा भागे जाओगे? अच्छा तो मुझे कार्टून बना कैसे चले जाओगे, ऐसे कार्टून बना के चले जाओगे, कहीं भी रोक दोगे? अरे अब तो लेक्चर का जमाना है, कहीं भी रोक रोक के मेरे तो कार्टून बनाते ही रहोगे, तुम बना लो यार। अब खाने की बात है तो फिर जा ही सकते हो, उसमें कह रहे आइसक्रीम। खैर आ जाते इस पर। तो अभी आप देखिए जो है, तो हम ये समझ रहे थे कि भाई फिजिकल वर्ल्ड वो दुनिया होती है जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो दुनिया में हो रही घटनाओं को कैसे देखते हैं, और देखने के बाद उसको कैसे नेचुरल फिनोमेना हो रही घटनाओं को अपनी समझ बूझ से जोड़ते हैं। अपने समझ बूझ हमका न्यूटन है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब जो नियम वो लिख के चले गए हैं उसको स्टडी करते हैं और उसके अनुसार हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही है, नहीं हो रही हैं। तो फिर अब एक बात आती है कि देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर दुनिया में जो चीज़ें साइंस नहीं होती हैं तो क्या आर्ट होती हैं? मैंने कहा नहीं। देखिए दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक साइंस एक आर्ट है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा कि आप ये सोचो कि जो साइंस नहीं वो आर्ट है। देखो जैसे मैं बोल दूं, अगर ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, अब आप बोलोगे ये तो गोचा मोची है। अरे गोचा मोची कहा था, ये तो पेन मार्कर का चलाना और ये भी चलाना है, और ये है, ये ए है, ये भी तो लिखावट ही है। दुनिया की हर भाषा कैसे खिंचाई बनी होगी। अब मतलब खींचा गया होगा, कहने का मतलब इसमें कुछ स्किल, इसमें समझ में आ रहा है कि हंसता हुआ चेहरा है, ये अल्फाबेट है और ये लाइन खींचा गया। कहने का मतलब ये है, देखिए मतलब ये है कि ये इसमें कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझाने की कोशिश हो रही। ये अल्फाबेट है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। साथ कोई आप समझदार हो तो आप समझ के बता दीजिए क्या है। क्योंकि सर टूट गया, टूटने का हाँ हो सकता है क्रैक का सिंबल ऐसा हो। खैर तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग अपने अनुसार पाते हैं, ठीक है ना, अपने अनुसार चीज़ों को एनहेंस करते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्ट। यानी कि आर्ट का डेफिनेशन में अगर एग्जैक्टली बोलूँ, कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी एक सेम पेंटिंग आप दोबारा नहीं बना सकते, दिस इज आर्ट। पर उसकी फोटोकॉपी हजारों करोड़ों निकाल, दिस इज साइंस। हाँ ऐसा मत समझ लो। देखो जैसे क्या है कि भाई आप हारमोनियम बजाना सीखे हैं,
अब हारमोनिया बजाना क्या है, हारमोनिया तो हर कोई बजा लेगा, लेकिन हर बार नया धुन नया गाना आप नहीं बना सकते, आपका अपना टोन होगा। ठीक है, जैसे हो सकता है आपको हारमोनियम बजाना आता हो, लेकिन आप ए आर रहमान नहीं, ए आर रहमान क्या है, नए धुन बनाते हैं अपने। क्योंकि देखिए, एक गाना मैं जो लिख के दिया हूँ उसको पोएम की तरह पढ़ना है कि रीडिंग की तरह पढ़ना है या किस तरह से गाना है, वो एक गायक ही जानता है, ये उसके अंदर का आर्ट है। एक गाना दूसरा कोई सोनू निगम अलग गाएंगे या अलका, जो भी, सबका अपना अपना अलग है, अपने अपने टोन में गाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बात कर दूं, ये उनका अपना आर्ट है, उन्होंने अपनी स्किल को एनहेंस किया है, अपनी चीज़ों को एनहेंस। जैसे लिखना, मैं भी आपका नाम लिखूंगा, आप ही लिखोगे, आप कहोगे सर इससे अच्छी तो मेरी राइटिंग है, पता नहीं कैसे आप बोर्ड में पास भी हो गए होगे। हाँ हो गया, मैं पता नहीं कैसे, मुझे भी लगता है। तो बस इतना है, समझ में आ रहा है। तो आपकी राइटिंग से बहुत खूबसूरत का आपको देख के अच्छा खुशी लगती है, हाँ ठीक है ये मज़ेदार है राइटिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो आपको बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आर्ट का मतलब होता है अपनी ह्यूमैनिटीज, अपनी स्किल को एनहेंस करना, बढ़ाना। जैसे क्या होता है कि जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये बातें भी मैंने आपकी बुक से ही पढ़ी, एनसीईआरटी या कहीं से पढ़ी है। ठीक है, आप पढ़ तो समझ में नहीं आता, मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ जा रहा है सारी बातें। तो ये मेरे पास क्या है, प्रेजेंटेशन का स्किल है। कोई और टीचर आएगा, फला टीचर आएगा, हो सकता है ना समझ में, हो सकता है ज़्यादा समझ आए, ये उसका आर्ट होगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन का आर्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास अपना आर्ट होता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति किसी के पास लिखने का, बोलने का, चलने का, हर चीज़ में अपना वो चीज़ क्या करे, स्किल, ये उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अभी मैं बोले उसको साइंस कॉपी है, कॉपी का मतलब नहीं, साइंस अगर आप हवा खा सकते हो अच्छे से स्विच दबा कर, तो आपके घर में मम्मी पापा दादा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, दादा दादी। क्यों? क्योंकि साइंस है, उसकी साइंस चीज़ों को आसान बनाता है, अंडरस्टेबल बनाता है, ताकि लोग आसानी से चीज़ों को समझ सके और कर सके। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो बात समझ में आएगी। अब बात आती है, देखिए एक चीज़ आएगी, साइंटिफिक मेथड। क्या आएगा, ये बात आप अगर समझ गए हो, लिख लिए हो तो अच्छा है, ठीक है, नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं है। अभी मैं इस पर फिर से आऊँगा कि ये चीज़ें, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है साइंटिफिक मेथड। क्या है? साइंटिफिक मेथड। अब उस मेथड्स को देखिए क्या है। देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें आप दुनिया में देख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो ये उसका मेथड है। उसमें उस नॉलेज जो आपने देखा, जो सीखा है, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर, मतलब साइंटिफिक मेथड से पढ़ना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर सारी चीज़ें सेटअप में आ गए, यानी 6 स्टेप में सारे फॉलो कर गया, तब वो चीज़ आपका लॉ बन जाएगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड में आप क्या करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड आर यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग। साइंटिफिक मेथड आर यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा बता क्या ऑब्जर्व करते हैं, बताइए जल्दी से थिंग्स। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, एंड नेचुरल फेनोमेनास, एंड नेचुरल फेनोमेनास। नेचुरल फेनोमेनास, ठीक है ना, या ठीक है, नेचुरल फेनोमेनास। अब यानी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और प्रकृति की होने वाली घटनाओं को उसको रिलेट करते हैं। देखिए फिजिक्स फील करने वाली चीज़ें हैं, तो फील करेंगे तभी मज़ा आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ही ले तो उसके बारे में देखिए, वैसे कहेंगे सर अभी पढ़ना शुरू किया, भैया कौन पूछ लेगा हमसे। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपसे कौन पूछेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला। आप कैसे पूछ सकते, आप तो स्क्रीन घुस पा रहे, कैसे पूछ लेंगे, ऐसे कैसे, अरे पूछ लेना, अब उसमें क्या है। देखिए इधर, एंड नेचुरल फेनोमेना आर यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड नेचुरल फेनोमेना। तो यानी कि आप क्या है, घर से बाहर निकले, चीज़ों को देखा सीखा, उसके स्टेप से पहला स्टेप, पहले आप क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद, देखने को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। देखना क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे।
क्या देखा आपने? अरे सर हमने बहुत कुछ देखा है, सब बताएंगे का यहीं पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे का देखी वो बात ना बोले टीवी में, अभी आपको जो बोलना है साइंस के बारे में बोलना है। मतलब समझिए, हमने देखा सबसे पहले सनराइज, एक सनराइज के बाद दूसरा सनराइज के बीच नाइट आता है, यानी कि आज डे है, फिर नाइट है, फिर डे है, फिर नाइट है, फिर डे है, फिर नाइट है। ऐसा आज तक मैं बचपन से बड़ा हो गया अभी तक नहीं हुआ। आज डे है, ठीक है ना, फिर उसके बाद भी डे रहे, मतलब नाइट ना आए, लगातार डे चले, लगातार नाइट, ऐसा नहीं होता। एक तो ये आपने देखा, बचपन से बढ़ोतरी तक आपने अभी देखोगे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, बारिश का पानी, मग का पानी, जितना भी हो नीचे गिरता है। नदी का पानी राइट से लेफ्ट अगर जा रहा है तब देखोगे, रोज बैठे हो पैर छप्पा छप्पा करते हो और फिर बोलते हो यार इतने साल से देख रहा हूँ, अरे मेरे लिए 10 सेकंड के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही, थोड़ा सा तो उल्टा चले जाओ, ऊपर चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, एकदम पक्का नियम है, वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो रास्ता नहीं बदलेगा। क्यों? आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से मतलब हाई एनर्जी स्लो एनर्जी की ओर जाता है, मैंने आपको इसका बताया था। तो ऐसे हम चीजों को देखते हैं। अब जब देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि भाई ये पानी कैसे राइट से लेफ्ट चल रहा है, दिन से रात कैसे हो रहा है, या और भी घटनाएं हम आगे बताएंगे आपको। तो इसमें तो मैं सब नहीं बता सकता, बस 2-4 जितनी आप रोजमर्रा देखते हैं चीज़ों को वही मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आप समझ के चलिएगा। देखिए अभी क्या हुआ, तो हम क्या किए कि भाई अब हम गए, अब हमने क्या किया कि भाई एक पाइप लिया, उसमें पानी भरा, ऐसे उठाते हैं तो ऐसे जाता है एक तरफ, और ऐसे उठाते हैं तो ऐसे जाता है एक तरफ, पानी गिरता है। तो हम समझ गए कि अगर पानी इधर से इधर जा रहा है, इधर का हिस्सा ऊंचा होगा, इधर का हिस्सा नीचा होगा। ये तो कॉमन सेंस, ये बात समझ में आ गई। इसको कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल तो वही है कि भाई मैंने इसको कम किया, ज़्यादा किया, मतलब मैं अपने अनुसार इसको सेटअप कर रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा कंट्रोल का सही मतलब भी क्या है। अब सबसे पहले जो बात आती है, बात ये आती है कि आप एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं। पहले भाई आप एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं? क्या जिंदगी में कभी भी एक्सपेरिमेंट किया है? सर जी कक्षा 10 पे जब हम थे क्लास 10th में तो सर 4-5 बार ले गए थे, 1-2 बार तो किया है। हमारे स्कूल वाले तो लैब में नहीं ले गए तो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? और आप देख रहे हैं चल रहा है स्कूल बंद में, लॉकडाउन, ये सब हम कहाँ प्रैक्टिकल करेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, सबर कर भाई। एक्सपेरिमेंट का मतलब वो नहीं होता है हमेशा से कि लैब में गए, घुस गए और टेस्ट ट्यूब उठाया और ये आचा पाचा किया तो एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने सीखा है, इसको बोलते हैं रिपीट करना, देख के दोहराना। क्या करना? दोहराना, रिवाइज करना, रिवीजन करना, रिपीट, बार बार रिपीट। मैं ऐड नहीं कर रहा, रिपीट कि अब ऐड में चिपका दो हमको तुम, ठीक है। आप समझिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या आपको समझना है? रिपीटेशन। रिपीट करना। अब आप कहोगे सर आपने डेफिनेशन ही बदल दी पूरी। हम एक्सपेरिमेंट का मतलब जानत रहे प्रयोग होत है, प्रयोग करते थे हम लोग, और आप उल्टा सीधा पढ़ाए रहे हैं रिपीट करना। अरे नहीं, सबर कर भाई, सबर कर। अच्छा ये बात बताओ, सबसे पहले जब आप जन्म लिए, ठीक है ना, आँख खोलने के एक्सपेरिमेंट बार बार खोला, देखा, अब किसको रिपीट किया? नहीं, वो तो था। सबसे पहले आपने बोलने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, बार बार बाबा मामा मम्मी ऐसा करके बोला आपने, फिर पापा बोला। तो ऐसा करते करते पानी को मम्मा पम्मा पता नहीं क्या क्या आप लोग बचपन में बोलते हो, उसके बाद फिर चलने की प्रैक्टिस करते हो, बार बार 4 पैर पर चलते चलते फिर 2 पैर पे आते हो। दिस इज एक्सपेरिमेंट। बार बार करते करते फिर परफेक्ट होते हो, यानी वो रिजल्ट आ जाता है कि अब उसके बाद परफेक्टली ये बन गया, ये ठीक है कि अब ये करने से ये हो जाएगा। तो ऐसे आपने लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, पहले ए बनाने के लिए डॉट 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 ऐसा मिलता था बचपन में, ऐसा मिलता था, फिर आप उसको जोड़ लेते थे, फिर ये करते थे। तो बार बार आप क्या करें? प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो बार बार आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ही तो है। और एक्सपेरिमेंट उसके बाद क्या करते हैं कि भाई बचपन में हमने ए ऐसे बनाया था, सब जगह ए ऐसे बना होता है, फिर आपने ऐसे बना लिया, आपने ऐसे बना लिया, और अब न जाने कितने तरह से लोग ए बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, पता नहीं ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने सारे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किया आपने, उसमें कुछ बदलाव लाए, कुछ चेंज किया, उसको बेहतर किया, शार्प किया, अच्छा किया, लोगों के लिए अलग कुछ किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। तो यही तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप चीज़ों को देखते हैं और दोहराते हैं। तो भाई आपने क्या देखा था, डे और नाइट। तो डे और नाइट, और इसके पहले मैंने अभी आपको पानी वाला बताया कि पानी कैसे चलता है। आप क्या कि घर में उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह की चीज़ें क्रिएट करके दोहराते हैं। अब जैसे दिन और रात, अब दिन और रात के लिए ये हमारा अर्थ हो गया मान लीजिए, और हमने लैब में प्रैक्टिकल रियल में की करके देखा है, ऐसा करके देखा। समझिए उसमें क्या किया हमने, एक 100 वाट का पीला वाला बल्ब जला, लट्टू। अब उस बल्ब को जलाया जो घर में आता था, अब उसको मान लिया सन है, ठीक है, ठीक है। अब ये रहा हमारा अर्थ, और ये सन लगा रहा चक्कर, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई ये हो गया सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात, ऐसे चल रहा है, 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 ठीक। बट हमें पता चला, हम फोन और नहीं आया कि हमें पता चल गया, पता चला कि भैया अर्थ मतलब हमारे सोलर सिस्टम में, स्पेस में एक प्लेनेट नहीं है, 9 प्लेनेट है। दिन रात बदल गया, क्या बदल गया, अब दिन रात तो वही रहेगा, बदल कैसे जाएगा। तो लोगों ने कहा ठीक है ठीक है, रुक जाओ देखते हैं। अब यहाँ पे रखा अपना, क्या रखा था भाई, बल्ब, यानी 100 वाट का पीला वाला बल्ब, सन जैसा चमकता है, बिल्कुल सनशाइन है, देखो इधर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रखा अपना अर्थ, ये हो गया, देखो ये हो गया आपका सुबह, दोपहर, शाम, रात। ये भी वैसे ही हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, और सारे प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं। तब लोगों ने पूछा मौसम कैसे बदलता है, तो ठीक है अभी सामने है इधर, फिर कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, सर्दी गर्मी बरसात, ऐसे ऐसे करके वो अपने एक्सिस की ओर भी तो घूमता रहता है अपने आप, कभी एंगल ऐसे है, कभी ऐसे है, कैसे ऐसे करके वो घूमता रहता है, ठीक है। तो हम उसमें एक वर्ड आया कंट्रोल्ड। हाँ, तो हमने क्या किया भैया, उसको सेटअप कर लिया। सुबह अपने साथ जब सनराइज हुआ तो हमने इसको ऐसा रख दिया बल्ब को, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे से घुमाया, फिर 24 घंटे देखा पूरा हो गया, फिर यहाँ पहुंच गया। हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कभी 1 घंटे में दिन रात करा सकते हैं, 1 मिनट में करा सकते हैं, कभी पूरा उसको अनुसार। तो यानी हम एक्सपेरिमेंट को क्या करें, कंट्रोल हासिल किए कि जब चाहे हम दिन रात, हम मेरे अनुसार दिन रात नहीं हो रहा है, दिन रात तो अपने नेचर के अनुसार ही हो रहा है, पर उसमें अपने हम मेजरमेंट सेट करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। जब एक्यूरेट आता है, दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज आंसर, ये ऐसा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको समझा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, चीज़ों को मतलब एक्सपेरिमेंट के यानी जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, रिपीट करते हैं, और दोहराते वक्त जब उसको बार बार करते हैं, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, अपने मेजरमेंट कंट्रोल, कि भाई इसको इतने तक करना है, इतना टाइमिंग मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में हमारा कंट्रोल ना, पता चला हमने न्यूक्लियर रिएक्टर विस्फोट कर, हाँ एक तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था, कहाँ कंट्रोल था, उसको तबाह हो गया, कहाँ कंट्रोल था। एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप उसे रोक सकते हो या बदल सकते हो, जो भी आपका वो है, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका साइकिल में आपका कंट्रोल का काम कौन करता है, ब्रेक, कंट्रोल है मेरे पास, कंट्रोल। बाइक को 100 में भी चला सकता, 200 में भी चला सकता, चला के दिखाओ, अरे भैया बचा लो, जान कीमती है जान, ठीक है ना। अब इतना भी भाव में मत बह जाओ, ठीक है। तो पहले आपने देखा घर से बाहर निकल के ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपने सीखा जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम तीसरी बात पे आते हैं। अब तीसरी बात पे जब आते हैं, आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है ना। क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, अब समझिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में फर्क। उसके पहले मैंने बोला रीजनिंग, चीजों के होने के पीछे के कारण को बताना। वैसे सबसे ज्यादा रीजनिंग करने के लिए जो 2 नाम है वो आइंस्टाइन और
न्यूटन के हैं सर। आइंस्टाइन सर, हाँ सर बोल रहे हैं। तो उनका पूरा नाम ऐसे मैं बहुत इज्जत से लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर आप फिजिक्स की स्टूडेंट आपके लैब में भी, अपने ऑफिस में भी है, जहाँ पे भी पढ़ते हैं, एक फ़ोटो तो होनी चाहिए भाई न्यूटन और आइंस्टाइन की। मेरे पास तो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग करने वाले सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब बात करते हैं कि भाई देखो क्या होता है कि अगर आप बोले इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब सर ये मार्कर किस चीज़ का बना है, प्लास्टिक का है और इसके अंदर कॉटन लगा हुआ है, फिर उसके अंदर पन्नी चढ़ी। ये सब जो चीज़ें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे ये वाला ये पेंसिल, ये मानो लकड़ी का जो भी चीज़ है, तो अगर किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है ना, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, अगर आप उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब कि इसको बनाने में 10 ग्राम कॉटन लगा है, 15 ग्राम ये लगा है, इंक लगी है टिप बनाने में, तो हर चीज़ की क्वांटिटी डिफाइन करना तो कहलाता है भाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या बड़ी बात बता दी सर आपने, इतना तो हम जानते थे। अरे बता रहे हैं ना भैया, काहे बड़ी बात नहीं है। देखिए तो पहले एक बार की बात है, हाँ कई सौ साल पहले की बात बताएंगे। अरे देखिए सुनिए, पहले घर में 2 बहनें। अब क्या होता था, बड़ी बहन को जब चाय पीने का मन करे, 1 कप चाय बना लेती थी, 1 मिनट या 2 मिनट में बन जाता था, ठीक है। अब आ गए मेहमान में 10 लोग या 15 लोग, 15 लोग आ गए। अब उसने जो है, अरे चाय तो छोड़िए, चाय छोड़िए, पहले मैं चाय पे, अच्छा चाय कहीं बता दे, चाय बहुत पसंद है क्या, अच्छा चाय पसंद है, ठीक है मैं चाय पे बता देता हूँ, चलिए। तो चाय बनाने पे गए। अब बहन ने भी वही शुगर, चीनी, चाय पत्ती सब डाला, गैस कर दिया ऑन, 1 मिनट हो गया, चलो 2 मिनट ले लिए, चाय नहीं पकी। और आके पैट पटक के ऐसे रोने लगी कि दीदी बनाती है पक जाता है और हम बनाते हैं तो चाय नहीं पकती है, मम्मी देखो गैस चूल्हा हमसे दुश्मनी कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। काहे वो पढ़ के नहीं गए थे क्वालिटी, क्योंकि देखो पहले वो 1 कप 250 नहीं, मुश्किल से 10-15 मिलीलीटर जितना भी होता हो। अब भैया 20 लोग आए हैं, कम से कम 1 लीटर दूध लगेगा पानी उनी मिला करके, और कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट, क्योंकि हम हिसाब बना ले कि भैया जो है 20 मिलीलीटर चाय पकने में अगर जो है 2 मिनट लगता है, ठीक है ना, 20 मिलीलीटर, तो आप हिसाब लगा लो कि 5 मिलीलीटर पर 100 में, तो इस तरह से आप हिसाब लगा लो कि भाई कितना क्या लगेगा। जैसे कि चलो 20 के, वैसे 1 कप चाय लगभग वैसे 250 ग्राम की भी होती है, 50, चलो 50 ग्राम मान लेते हैं, 50 ग्राम बनने में जो है आपको लगा जो है 2 मिनट, तो 100 ग्राम बनने में 4 मिनट और 10, यानी 40 मिनट तक वो चाय पूरा 1 लीटर वाला जो 20 लोगों के लिए था तैयार होने में लग जाएगा। आगे पढ़ोगे आप इसको, जो फार्मूला बोलते हैं हम लोग, Q = मास स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T। तो कितनी हीट देने पर, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर वो चाय पकेगी। तब आप आके आराम से टीवी सीरियल देखो, कुछ देखो, क्यों, अब आपने क्या कर लिया, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि भैया वो चाय है, ठीक है, और उसमें इतना हीट देने पर इतना टाइम लगेगा, आराम से बन गया 3 डिग्री टेम्परेचर पर। हमने गैस फुल किया। और दूसरा ये कि भैया अपने टेम्परेचर यहाँ पे 50-60 जो भी डिग्री का टेम्परेचर है तो बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो जल्दी पक जाएगा। तो ये बात होती है कि देखिए, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर जैसे पानी गर्म करने का ही, अब एक कटोरी पानी गर्म करने में 2 मिनट का भी काम नहीं लगेगा, कुछ 10-15 सेकंड में लग जाएगा। लेकिन अगर झुआ भर पानी, यानी एक बाल्टी, एक कैन, अगर आप बाल्टी ठंडी दिनों में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो 10-15 मिनट लगता है। क्यों, क्योंकि मास ज़्यादा है, टेम्परेचर है, लगेगा, टी फॉर टाइम नहीं है, टेम्परेचर, हीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। कितना हीट लगेगा कि भाई एक गिलास पानी गर्म करने में 10 जूल लग रहा है, यानी 250 ग्राम है, और 10 लीटर पानी में कितना अगर 1 लीटर है तो कितना हुआ, 40 जूल, और
10 लीटर है तो कितना हो जाएगा, आप सोच सकते हैं खुद ही, 400 जूल। इस तरह से आप जो है आप हिसाब लगा सकते हैं। यानी आप क्या कर क्या रहे हैं, आप इसमें जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन, यानी कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये इस पे डिपेंड, मतलब हमारे जो साइंस की मेन चीज़ है ना कि मैंने बोला ना कब होता है, कितना होता है, तो ये चीज़ है इसमें, क्यों कितना, तो कितने में कितना। भाई आपने देखा कि भाई 1 चम्मच पानी लिया, गैस पर रखा तो भाप बन गया, और आपने 1 गिलास पानी लिया या 1 बड़ा कंटेनर लिया तो नहीं बना, क्यों, कहोगे नियम बदल गया, हीट वही है, आग वही है। अरे भैया आपने क्वांटिटी बदल दी ना, आप समझ क्यों नहीं, आपने क्वांटिटी बदल दी, क्योंकि क्वांटिटी के साथ आपको जो है क्वालिटी है कि भाई पानी आपने सेम रखा, ठीक है, बट आपने क्या बदल दिया, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बदल दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग, कि भैया जो है वो कम पानी था इसलिए कम हीट लगा है, ज्यादा पानी रहेगा ज्यादा हीट लगेगा। यानी कि अगर 1 चम्मच पानी था उसको 1 से 10 सेकंड 4 सेकंड लगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लेकिन अगर 1 लीटर पानी है, ज़्यादा लीटर पानी है, 1 घंटे में बाद भी 100 डिग्री शायद ना पहुंचे, 1 घंटे पहुंच जाए, वो तो उसके ऊपर है भाई आपने कितना पानी और कितना, इसमें आप अभी आगे पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 11th में ये, अगर मैं आपको अभी पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करना आना चाहिए, ठीक है, ये फिजिक्स का टर्म है। तो इसमें अभी देखते हैं आगे। इसके बाद अगर कोई चीज़ हो जाती है तब आता है जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, अब देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है कि भाई देखिए, अब पहले तो फार्मूला बना ना कि भाई 1 kg मास होगा, इतना टेम्परेचर, इतना जूल, तो कितना मास होगा, मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, मैंने बताया एम एस तो स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए हटा दीजिए, तो एम इंटू डेल्टा टी, टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना, और कितने टेम्परेचर पे उसको कितना हीट, जैसे अगर 10 kg वाटर तो 10 मल्टीप्लाई और टेम्परेचर कितना 100, तो मतलब 10 मतलब 1000 जूल देना पड़ेगा, तब जाके वो पानी बॉयल होगा, तब जाके वो गर्म होगा। पता चला आपने जो है टेम्परेचर तो दिया ही नहीं और उसने हीट दिया नहीं, हीट कितनी चाहिए कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करना, जब मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं तब हम लोग प्रेडिक्शन चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं, प्रेडिक्शन। जैसे आपको 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, आपने कोई मशीन बनाई, साइकिल बनाई कि अगर 100 किलोमीटर जाना है तो अगर आप 10 की स्पीड से गए कितने घंटे लगेंगे, ठीक है ना, 10 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, तो सर आप सीधे सीधे बोल दोगे 10 घंटे लगेंगे, क्यों, भाई हमारे पास फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 100 और स्पीड कितना 10, सर 10 आवर लगेगा, कितना लगेगा 10 आवर। और आप ये बताइए क्या चलेगा, नहीं। इसके बाद जैसे ही आपका फार्मूला बनता है उसके बाद आप शुरू कर देते हैं प्रेडिक्शन। क्या शुरू कर देते हैं, प्रेडिक्शन। आपका जो काम है कि प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन कौन करता है भाई, ज्योतिषाचार्य। अब प्रेडिक्शन के बाद ये कल्पना करना हम शुरू कर देते हैं कि भाई ये घर से निकला 10 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, अगर रुका इसका मतलब साइकिल नहीं चले, तो हमने वहां गए नहीं, अनुमान लगा लिया। जैसे अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, कितना तेल लगेगा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, जो दिल्ली से चल के आया उससे पूछूंगा, उसने कहा भैया 100 लीटर लगा है, ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी में 100 लीटर डलवाऊंगा और दिल्ली पहुंच जाऊंगा, उतना ही तो लगेगा, अगर मैं पहुंच गया तो सही। यानी दिस इज कैलकुलेशन, यानी ये फार्मूला बनाया मैंने। लेकिन एक चीज मैं फिर से बता दूं, फार्मूला बनते ही कोई फार्मूला करेक्ट नहीं हो जाता। फार्मूला बनते ही जो है कि फार्मूला बन गया और करेक्ट हो गया। तो अभी जो है कि इसमें जो है आप अभी आगे चल के एक फार्मूला पढ़ोगे, न्यूटन साहब ने बनाया था साउंड के लिए, ठीक है ना, साउंड के लिए फार्मूला बनाया था कि उन्होंने पूरा प्रेशर बताया, वहाँ की डेंसिटी बताई कि आप प्रेशर और डेंसिटी मुझे बता दीजिए और मैं आपको वहाँ पे स्पीड बता दूंगा साउंड का। उन्होंने सॉल्व किया, 280 आया, ठीक है। फार्मूले से भी आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब वेव ऑसिलेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये सब वहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो जब उन्होंने देखा तो सॉल्यूशन 280 इनका लैब में आ गया था। अभी मैं सोचूं कि न्यूटन साहब बनाए हैं तो गलत कैसे हो सकता है, गलत हो सकता है, चाहे न्यूटन बनाए, चाहे आप बनाए, चाहे मैं बनाऊँ, फिजिक्स में एरर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुनिए, तो उन्होंने बनाया, तो उसके बाद जब वो फॉर्मूला बना वेलोसिटी ऑफ साउंड का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका है, आपने क्लास 9 पढ़ के आए इको,
जब आप कोई साउंड बोलते हो, ठीक है ना, साउंड जाने और आने का आपको पता कर भाई, आपके कानों में अगर 2 सेकंड बाद आया, ठीक है ना, तो आप स्पीड निकाल लोगे, आप दूरी पता कर लोगे कि आपसे अगर 100 मीटर दूर है और आपके पास कान में आया तो आपने स्पीड पता कर लिया, ठीक है ना। तो स्पीड जो आया था वहाँ पे साउंड का पहाड़ों पे 330 मीटर पर सेकंड आया, और न्यूटन का फार्मूला तो भैया एप्लीकेबल नहीं था उसके लिए तब। हालांकि उस समय न्यूटन ने उसको सही नहीं किया, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं था। टाइम का मतलब एक आदमी का जो टाइम होता है, मतलब पर्टिकुलर एज तक, एज का मतलब मर गए उसके बाद। तो उनके स्टूडेंट है लैपलेस, उन्होंने कहा कि देखिए सर का फार्मूला सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। गामा का भी आपको लिखवाएंगे आगे चल के, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। उसमें गामा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 280 में आप पढ़ोगे CP/CV, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो अगर आप रेशियो लगा दोगे तो आंसर आपका बिल्कुल जो है 280 में मल्टीप्लाई किया गया और आंसर बिल्कुल वही आया, 330 के आसपास है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये मत सोचिए कि जो है, यानी जो लास्ट स्टेप होता है इसके बाद होता है आपका वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन, ठीक है ना, वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए कोई भी फार्मूला बनते ही सही नहीं हो जाता। जब फार्मूला हम बनाते हैं, चाहे हम हो, न्यूटन है, कोई भी हो, चाहे फिजिक्स, चाहे जिस लेवल पे हो, बनते ही सही नहीं हो जाता। बनने के बाद उसको अप्लाई करते, प्रिडिक्ट करते हैं कि हम यहाँ गए जितना टाइम लगेगा वहां गया, अगर लग गया तो यानी प्रिडिक्शन वेरीफाई हो गया, यानी गलत। बिल्कुल वैसे ही जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे सांप रहता है, काटा सीधे 2 पे पहुंचा देगा, कहां पे, यहाँ पे पहुंचा देगा। ऑब्जर्वेशन तो कर चुके थे, यहाँ पहुंचाता है। एक्सपेरिमेंट है, फिर से शुरू, फिर से आपको सारे स्टेप लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सिर्फ आइंस्टाइन, न्यूटन या 2 ही 4 लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। तो बहुत सारे लोग कहाँ गए, हम उनको पढ़ते हैं जिन्होंने 100% यानी 100 पे पहुंच गए हैं। बाकी 99 वाले ऐसे हजारों लाखों होंगे, और वो हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनकी थ्योरीज, उनके फार्मूले अभी आपको हम पढ़ाएंगे। अभी जॉनी केपलर के पहले जब आए थे टाइको ब्राहे, कैसे उनकी वजह से हेल्प हुआ, सारी चीज़ हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझिए कि जो 100 पे पहुंचता है उसको हम पढ़ते हैं और उसको जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। जो 100 पे पहुंच जाएगा उसी को हम फॉलो करते हैं और उसी को क्या करते हैं, मानते हैं, और उसी के सारे नियम पढ़ते हैं। तो आपको फटाफट समझ लेना चाहिए तुरंत। साइंटिफिक मेथड के कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप है। वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, पांचवा क्या है, पांचवा है प्रिडिक्शन, ज्योतिषाचार, मैथमेटिकल का फॉर्मूला बन गया तो क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, पांचवा आपके सामने है प्रिडिक्शन, छठवां क्या है, उसकी किस्मत होगी उसमें अच्छाई है, थोड़ी सा वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। ये 6 स्टेप आपको याद रखते हैं। साइंटिफिक मेथड कौन सा मेथड होता है? साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जिसके थ्रू किसी भी नेचर में हो रहे लॉ को, फेनोमेनॉन्स को अगर हम लॉ में बदलना चाहते हैं, अगर लॉ है तो फिर बनाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल वो लॉ नहीं होता है, लॉ में आपको लाना पड़ता है। आप लॉ लाओ या ना लाओ, वो घटना तो घटे ही होगी ही। आप दिन और रात का नियम बताओ ना बताओ, दिन रात तो होगा ही, पानी तो गिरेगा ही। आप ग्रेविटेशन का नियम नहीं बताओगे तो क्या पानी जमीन पे नहीं गिरेगा? गिरेगा ही गिरेगा। जब ये सारे स्टेप हम लैब में कर लेते हैं तो फिर हम आप लोगों को समझाते हैं, फिर तो कहते हैं हमको भी समझ में आ रहा दिन और रात कैसे होता है। अब हमको भी पता चलता है कि पानी भाप बन के कैसे उड़ जाता है, ठंडी कैसे आती है, ठंड में देखो सारे एयर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, हवा जो है पानी बन जाती है, वो जिसको कहते हैं आप। तो जब हम लैब में चीज़ों को कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ ये तो हमारे भी समझ में आने वाली चीज़ है, इसको तो हम भी समझते हैं, दिन रात कैसे होता है, सुबह कैसे होती है, पानी कैसे गिरता है, पानी गर्म कैसे, कितने लोग हैं तो कितना खर्च लगेगा, वो सारी आम भाषा में। क्यों? क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो तो हमने यहीं पे शॉर्ट आउट कर दी ना। और वैसे भी ये आप मान के चलिए, अगर आपके मन में कुछ भी है कि भाई आप कोई नियम बनाना चाहते हो, कोई लॉ देख रहे हो, या कोई लॉ नहीं मतलब कोई अगर अब जो है कंसेप्ट बनाना, इसी कहते हैं। देखिए ये सारे स्टेप आपको फॉलो करना है। ऑब्जर्वेशन पहला, देखना जो आपका काम है, हमेशा देखते रहते हो। ऑब्जर्वेशन, इसके बाद आपका सारे प्रैक्टिकल करके यानी सब कुछ करके, अगर वो सारा आपका जो सोचा है, आपने जो देखा है, अगर वो इन चीज़ों से होकर गुजरता है तो यकीन मानिए वो आपका लॉ बन जाएगा। उस लॉ को बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं रोक सकता।
तो आपको ये पहले बताइए यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई। अगर आ गई है तो फिर आगे बढ़ें, नहीं आई है तो वीडियो को रोक दीजिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसा कहिए आप। ठीक है, बताइए जल्दी से। अच्छा, नहीं तो एक बात और समझिए। चलिए, इसमें एक चीज आई है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी। ठीक है, नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी इन साइंस। इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, तो अभी मैं इस पे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद।